हेलो स्टूडेंट, मैं निशा तिवारी, सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र। आज हम बीएससी चतुर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 5B इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच ऑफ ए सेल रिएक्शन। किसी सेल अभिक्रिया के लिए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स का मान किस तरह से निकाला जाता है, सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम नंस समीकरण में पढ़ चुके हैं। फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस के मध्य गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से समीकरण 1 के समान होता है यदि स्थिर दाब पर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर होता है, जहां डेल्टा एस एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा का मान होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू ईएमएफ, विद्युत की मात्रा गुणित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यदि हम माने कि n फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो सेल के लिए विद्युत ऊर्जा का मान माइनस डेल्टा जी बराबर एन एफ ई के बराबर होता है, जिसे समीकरण 2 से दिखाया गया है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से माइनस डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा एच माइनस टी डी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, जिसे इक्वेशन 3 से दिखाया गया है। यदि डेल्टा जी का मान समीकरण 1 से रखते हैं तो एन एफ ई बराबर माइनस डेल्टा एच माइनस टी डी डेल माइनस एन ई एफ अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है। यदि हम टी एन एफ को बाहर निकाल लें और समीकरण को एन एफ से डिवाइड करें तो हमें समीकरण 4 प्राप्त होता है। समीकरण 4 हमें बताता है कि विद्युत ऊर्जा का मान, जिसमें कि एन एफ ई बराबर डेल्टा एच हो सकता है, एन एफ ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच हो सकता है, एन एफ ई इज लेस देन डेल्टा एच हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि साइन चेंज इन ईएमएफ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका अर्थ है कि सेल के विद्युत वाहक बल पे स्थिर दाब पर ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पे डेल्टा एस का मान निर्भर करता है। जिस तरह से डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान होगा, उसी तरह से एन एफ ई का मान या डेल्टा एस का मान होगा। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ इन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, मतलब कि जो हम उस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स निकालते हैं उसमें सेल के ईएमएफ का विद्युत वाहक बल का क्या योगदान है। पहला देखते हैं, डेल्टा जी जीरो मीन्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज बराबर माइनस एन ई जीरो एफ है। यदि इस समीकरण को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका अवकलन करते हैं ताप के सापेक्ष स्थिर दाब पर, तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होता है, डेल बाई डेल टी एट ऑफ डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस एन एफ डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। हम जानते हैं कि चेंज इन फ्री एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बराबर माइनस डेल्टा एस होता है, इसलिए डेल्टा एस बराबर ऊपर के उपरोक्त समीकरण के अनुसार उसको मान रखते हैं तो समीकरण 2 प्राप्त होता है हमें, जिससे कि हम चेंज इन एंट्रोपी का मान निकाल सकते हैं। अब हम यदि डेल्टा जी और डेल्टा एस का मान समीकरण 1 और 2 से डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में रखते हैं, जो कि समीकरण 3 है, तो हमें समीकरण 4 प्राप्त होता है। इस तरह से डेल्टा जी, डेल्टा एस और डेल्टा एच सभी के मान की गणना सेल के ईएमएफ के आधार पे आसानी से की जा सकती है। इसको जानने के बाद हम देखते हैं कि पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके थे कि हमारे जो सेल हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस एंड कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिन्हें कि अपन कंसंट्रेशन सेल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं हम।
तो हम देखते हैं कि जैसा कि इनका नाम है कंसंट्रेशन सेल या सांद्रता सेल, वो एक तरह का विद्युत रासायनिक सेल है, जैसे कि हम डेनियल सेल पढ़ते थे। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो सेम मेटल के भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। दी सेम इलेक्ट्रोड हैं और जो कि विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों के साथ डिप्ड हैं। विलयन एक ही तरह का है, जैसे जिंक 2+ आयन का विलयन है और 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक बाईं ओर दिख रहा है और एक दाईं ओर दिख रहा है। 2 सॉल्यूशंस हैं जो साल्ट ब्रिज के द्वारा, साल्ट ब्रिज जो 2 पैरेलल लाइन से दिखाया जाए हमको, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो C1 और C2 कंसंट्रेशन वाले 2 सॉल्यूशन हैं जो कि 2 इलेक्ट्रोड्स को अलग करते हैं, जहाँ की C2 का मान C1 से अधिक है, मतलब राइट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड है उसकी सांद्रता अधिक है, लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड की सांद्रता कम है। इस कंडीशन में अगर हम सेल रिएक्शन लिखते हैं, जैसा कि हम पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो EMF ऑफ राइट सेल बराबर E0 माइनस RT/NF log 1/C2, तथा यदि हम इसको प्लस में लिखते हैं तो 1/C2 की जगह log C2 हो जाता है और समीकरण इस तरह से हो जाता है। सिमिलरली यदि हम लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड के EMF का मान लिखते हैं तो वह हो जाता है E0 माइनस RT/NF log 1/C1 और E0 प्लस RT/NF log C1। इस तरह से हम राइट हैंड इलेक्ट्रोड और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड के लिए EMF का मान निकाल सकते हैं। यदि हम कुल बने हुए सेल का EMF की मान की गणना करें तो वह E बराबर ER माइनस EL होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। और दोनों हाफ सेल के मान को यदि रखते हैं तो हमारा आता है मान EMF इक्वल्स टू RT/NF log C2/C1, जहाँ RT/F का मान 0.059 होता है, इसलिए समीकरण हो जाता है E बराबर 0.0591/2 log C2/C1। यहाँ 2n के लिए लिया गया है, n वैलेंसी ऑफ n है और वैलेंसी का मान 2 है, इसलिए यहाँ पे n की जगह 2 रखा गया है। RT/F की जगह 0.0591 रखा गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन सेल का एक सामान्य सूत्र हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि सांद्रता सेल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जिसमें कि डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है और दूसरा जिसमें कि डायरेक्ट ट्रांसफर होता है आयंस का। तो पहला देखते हैं कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। विदाउट ट्रांसफरेंस मींस ट्रांसफरेंस होता है पर देयर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर, इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है। 2 सॉल्यूशंस होते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ दिखाए गए हैं। 2 सॉल्यूशन हैं और 2 सॉल्यूशन पृथक किए गए हैं साल्ट ब्रिज के द्वारा। दोनों तरफ सिमिलर टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर HCl C1 AgCl S Ag, ये लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है और साल्ट ब्रिज जो डबल पैरेलल लाइन के द्वारा दिया है, राइट हैंड साइड में सिमिलर एकदम अपोजिट इसी तरीके का है, AgCl S HCl C2 S2 1 एटमॉस्फेयर प्लेटिनम। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, मतलब यहाँ पे HCl C1 और HCl C2 के बीच में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से अटैच नहीं है, बीच में AgCl Ag है, ये सेल कहलाता है सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। इसमें जो ट्रांसफर होता है वो इस तरीके से होता है। लेफ्ट हैंड सेल में हाफ H2 प्लस AgCl की रिएक्शन होती है और Ag प्लस H प्लस Cl माइनस बनता है C1 पे, और राइट हैंड सेल में Ag प्लस H प्लस C2 प्लस Cl माइनस N होता है और यहाँ बनता है हाफ H2 AgCl। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल सेल अभिक्रिया H प्लस C2 प्लस Cl माइनस C2 बराबर H प्लस C1 प्लस Cl माइनस C1। इस तरह के सेल में इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। एक साइड इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल 1 ऑफ द आयन के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू H प्लस आयन है, और राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू क्लोराइड आयन है, तो डिफरेंट होते हैं। इसी की जगह यदि हम आगे देखेंगे कि कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस होता है, तो पैरेलल लाइन के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो AgCl S Ag है इसको हटा दिया जाता है और HCl C1 और HCl C2 डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो वो कहलाने लगता है सेल विथ ट्रांसफरेंस। इतना ही डिफरेंस रहता है उसमें। इस सेल की इस कुल अभिक्रिया को जानने के लिए अगर हम कुल सेल के EMF का मान निकालते हैं तो EMF का मान आता है
EMF बराबर आता है, हम देख रहे हैं E1 माइनस E2 बराबर E0 माइनस RT अपान एफ लॉग C1 माइनस E0 माइनस RT अपान एफ लॉग C2। ये दोनों के लिए है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए। जैसे इनका मान रखते आते हैं समीकरण 1 प्राप्त होता है। समीकरण 1 को हम जहाँ लिखा हुआ है 1 में लिखा है RT अपान एफ, वैलेंसी एफ आयन अगर 1 है तो वैलेंसी एफ आयन जो भी होती है n फार्मूले में लिखते हैं, 1 है इसलिए वहाँ पे RT अपान एफ लिखा गया है। इस तरह से समीकरण 2 हमको जनरल फार्मूला मिलता है। यदि सांद्रता C को एक्टिविटी के क्रम में लिखें तो इसी समीकरण को 2 को हम लिख सकते हैं समीकरण 3 के रूप में, E बराबर RT अपान एफ लॉग A2 अपान A1। जो भी विलयन होता है, जैसे यहाँ HCl था इसलिए A2 HCl अपान A1 HCl, उनके आयन्स को बाइफर्केट करके लिखते हैं। जैसा कि हमें देखना है कि कौन से आयन किस इलेक्ट्रोड में रिवर्सिबल है, तो यहाँ हम लिखते हैं A2 HCl की जगह AH+2 इंटू ACl माइनस 2 किसके लिए है, सोल्यूशन नंबर 2 के लिए। जैसे C1 और C2 हमने लिखा है उसी तरह से यहाँ पे A1 और A2 भी है। तो समीकरण 3 प्राप्त होता है। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम लिखते हैं कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस, मतलब कि इसमें 2 विलयन डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं और HCl C1 HCl C2 में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। पोरस पार्टीशन द्वारा यहाँ अलग किया जाता है उनको, यहाँ साल्ट ब्रिज नहीं होता। हम देख रहे थे कि इससे पहले वाला जो विदाउट ट्रांसफरेंस था उसमें साल्ट ब्रिज होता था दोनों विलयन के बीच में। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड में यहाँ ऑक्सीकरण होता है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड में यहाँ अपचयन होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि पार्टीशन, पोरस पार्टीशन के द्वारा दोनों इलेक्ट्रोलाइट C1 और C2 को पृथक रखा जाता है। यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्ट कांटेक्ट में है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलयन का माइग्रेशन होने लगता है और इसलिए हम देखते हैं कि जो फ्री एनर्जी चेंज होती है 2 रीजन से होती है। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोड्स में रिएक्शन होती है उसके कारण फ्री एनर्जी में चेंज होता है कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस में। और दूसरा होता है माइग्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस पोरस पार्टीशन। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड में जो विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और दूसरा है आयंस का अभिगमन होता है। इन दोनों के कारण मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको हम सेल अभिक्रिया में लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, राइट हैंड साइड में रिडक्शन अभिक्रिया है, उसको लिखते हैं जैसा कि पहले भी लिखते हैं। कुल इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को लिखते हैं हम, तो वो जाता है H+C2 टू H+C1। क्योंकि C2 की कंसंट्रेशन अधिक है इसलिए H+ का अधिक माइग्रेशन C2 से C1 की ओर होता है। H+ मूव करता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, क्लोराइड आयन मूव करता है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। सपोज करते हैं T- एंड T+ इज द ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एन आयन एंड केटायन और सम ऑफ बोथ इक्वल्स टू 1। ये हम जानते हैं। अगर क्लोराइड आयन ट्रांसफर को T- से और H+ आयन के ट्रांसफर को T+ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस समय हम देखते हैं कि हमारी जो अभिक्रिया है उसमें T+ बराबर 1 माइनस T- लिख सकते हैं हम, जो कि हाइड्रोजन के मूवमेंट के बराबर होता है। C1 से C2 की ओर हो रहा है हाइड्रोजन का मूवमेंट, क्लोराइड का मूवमेंट विपरीत दिशा में हो रहा है। तो समीकरण 3 के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। समीकरण 2 को उसकी जगह लिखते हैं हम T+ बराबर 1 माइनस T माइनस H+C1 टू 1 माइनस T माइनस H+C2। समीकरण 3 प्राप्त होता है। नेट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 2 3। इस तरह से हमारे पास 3 रिएक्शन मिलती है। एक पहली रिएक्शन थी जिसमें हम ट्रांसफर दिखा रहे थे कि C2 C1 की ओर हो रहा है, दूसरी है जिसमें क्लोराइड का ट्रांसफर दिखा रहे थे, और तीसरी है जिसमें कि प्लस आयन का H+ आयन का ट्रांसफर दिखा रहे थे। वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर होता है। टोटल हम तीनों को ऐड करते हैं 1 2 3 को, तो हमको समीकरण 4 प्राप्त होता है। समीकरण 4 के द्वारा हम देखते हैं कि EMF ऑफ द सेल यदि E0 स्टैंडर्ड EMF बराबर 0 हो तो EMF ऑफ सेल बराबर -RT अपॉन F log C1 अपॉन C2। H आयन है क्लोराइड आयन है, दोनों की वैलेंसी 1 है इसलिए N की जगह यहाँ 1 हो गया और RT अपॉन F हो गया है। C1 अपॉन C2 की जगह पर लिख रहे हैं C1 टू द पावर T-1 C2 टू द पावर T-1। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं RT अपॉन NF log C1 अपॉन C2,
जो t माइनस n है, क्योंकि वो log m में है, तो log में जैसे होता है m टू द पावर n बराबर n log m, उसी तरह से यहाँ पे c1 अपॉन c2 टू द पावर t माइनस है, उसकी जगह हो जाता है माइनस t माइनस RT अपॉन f log c1 अपॉन c2। समीकरण 5 प्राप्त होता है। समीकरण 5 को हम 6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब 6 के फॉर्म में लिखते हैं मतलब HCl को AH प्लस और Cl माइनस क्रम में लिखते हैं तो समीकरण 6 आता है। समीकरण 6 को यदि मीन आयोनिक एक्टिविटी अगर वहाँ पे सक्रियता माध्य के रूप में लिखते हैं तो वो समीकरण हो जाता है माइनस टी माइनस 2.303, इसलिए है क्योंकि ln जो लॉग बेस E है उसको लॉग बेस 10 में कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2.303 का गुणा करते हैं। इस तरह से 2.303 RT अपॉन एफ लॉग A प्लस माइनस स्क्वायर अपॉन A प्लस माइनस 2 स्क्वायर आ जाता है। समीकरण 2 में हम स्क्वायर है उसको लॉग फॉर्म के में लिख सकते हैं अपन, तो 2t माइनस लिखते हैं और स्क्वायरिंग को यहाँ से खत्म करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2.303 RT अपॉन एफ बराबर होता है 0.0591, उस मान को रख लेते हैं और साथ में 2 का गुणा करते हैं तो हमारा ओवरऑल इक्वेशन 8 आता है, जो है हमारा समीकरण कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस का। अब हम तीसरे नंबर पे देखते हैं कंसंट्रेशन सेल विथ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अभी भी हम जो कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसफरेंस देख रहे थे वहां भी लिक्विड जंक्शन था। अगर दो लिक्विड जंक्शन करते हैं जहां दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं तो वहां का जो पोटेंशियल है वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहलाता है। स्पेशली हम देख रहे हैं कि अगर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है तो पोटेंशियल डेवलप्स एट जंक्शन ऑफ टू सॉल्यूशन ड्यू टू डिफरेंस इन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू आयंस। जो दो आयन होते हैं जैसे H और Cl आयन है, उनके विसरण की गति में जो अंतर रहता है उसके कारण लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल द्रव विभव पैदा होता है दो आयन के कारण। यहाँ पे C1 इज ग्रेटर देन C2 है, यदि जो एग्जांपल नीचे दिखाया गया है तो वहाँ देख रहे हैं प्लेटिनम सेपरेटेड बाई H2 1 एटमॉस्फेयर, HCl C1 परफोरेटेड लाइन दिख रही है हमको जो कि दोनों को पोरस वॉल से अलग कर रहे हैं। HCl C2 H2 1 एटमॉस्फेयर प्लेटिनम। H प्लस आयन का मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हो रहा है। क्लोराइड आयन का माइग्रेशन राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। हम देख रहे हैं कि एनायन और कैटायन हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज। यदि H प्लस आयन हाई मोबिलिटी हो क्लोराइड आयन से तो 1 से 2 की ओर माइग्रेशन ज्यादा होता है और इस तरह से C1 से C2 की ओर मोर माइग्रेशन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सेकंड में होता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि H प्लस आयन का माइग्रेशन सेकंड की ओर हो रहा है और उसकी गति तेज है, इसलिए जो सेकंड पोर्शन हमने बनाया हुआ है जिसमें HCl C2 लिखे हैं वहां पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और डेफिनेटली अगर यहाँ 2 में पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो जो 1 पोर्शन है पॉजिटिव चार्ज अवे होने के कारण, दूर जाने के कारण वहां पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। साथ ही साथ क्लोराइड आयन वहां एक्युमुलेट होता है 1 पे, इसलिए वहां निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो दो चार्ज पोटेंशियल डेवलप हो जाने के कारण, डिफरेंस हो जाने के कारण वहां पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आता है। डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ELJ बोलते हैं। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं जो जंक्शन पे होता है ELJ, लिक्विड जंक्शन LJ। EMF ऑफ ट्रांसफरेंस सेल के लिए होता है E1 प्लस E2 प्लस ELJ, जैसे E1 विदाउट ट्रांसफरेंस, E2 विद ट्रांसफरेंस और E लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अगर इस फार्मूले से हम निकालना चाहें कि विदाउट ट्रांसफरेंस का कितना EMF है तो E1 प्लस E2, या लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कितना है तो EMF ऑफ ट्रांसफरेंस सेल माइनस EMF विदाउट ट्रांसफरेंस सेल। अब हम कंसीडर करते हैं एक सेल विद ट्रांसफरेंस। सेल विद ट्रांसफरेंस को हम देखते हैं जैसा हमने पहले बनाया हुआ था। सेल है प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर, HCl C1 परफोरेटेड लाइन, HCl C2 H2 1 एटमॉस्फेयर प्लेटिनम। EMF ऑफ ट्रांसफरेंस सेल इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस ELJ बराबर 2t माइनस RT अपॉन F log A2 अपॉन A प्लस माइनस 2 अपॉन A प्लस माइनस 1। इक्वेशन 1। सेल विदाउट ट्रांसफरेंस को सेटअप करते हैं, उसके लिए भी रिएक्शन लिखते हैं। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज इलिमिनेटेड बाय यूजिंग साल्ट ब्रिज। यहाँ जो साल्ट ब्रिज बना हुआ है, पैरेलल लाइन बनी, वर्टिकल लाइन बनी हुई है, तो उसका यूज होता है कि वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो डेवलप होता है
उसको एलिमिनेट करता है, दूर करता है। तो EMF विदाउट ट्रांसफरेंस बराबर हो जाता है E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा इक्वेशन 2 प्राप्त होता है। सपोज करते हैं कि एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन बराबर एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन बराबर मीन आयनिक एक्टिविटी, मतलब कि तीनों बराबर हैं। रिप्लेस करते हैं एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन को A प्लस माइनस के द्वारा, मीन एक्टिविटी के द्वारा, तो हम इक्वेशन 2 को 3 के रूप में लिख सकते हैं। इक्वेशन 3 के रूप में लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 3 को कंबाइन करते हैं तो हमको EMF ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल प्राप्त होता है, जिसका मान EMF ऑफ ट्रांसपेरेंस सेल माइनस EMF विदाउट ट्रांसपेरेंस होता है। इस तरह से हमको समीकरण 5 प्राप्त होता है, जो कि 2t माइनस माइनस 1 RT अपॉन F लॉग एक्टिविटी ऑफ 2 अपॉन एक्टिविटी ऑफ प्लस 1। हम जानते हैं कि दोनों ट्रांसफरेंस नंबर का योग 1 के बराबर होता है, इसलिए 2t माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 2t माइनस माइनस t प्लस प्लस t माइनस, या t माइनस माइनस t प्लस, दोनों का डिफरेंस जो है वो 2t माइनस के बराबर होता है। इसलिए इक्वेशन 5 जो है 6 के रूप में बदल जाता है। और इक्वेशन 6 का हम बता सकते हैं कि 6 में 3 कंडीशंस हैं। इफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ नेगेटिव आयन एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल्स, देन लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बराबर 0, मतलब जंक्शन में कोई पोटेंशियल नहीं डेवलप होगा। If T minus transport number of negative ion is greater than transport number of positive ion, then liquid junction potential is positive. If transport number of negative ion is less than transport number of positive ions, then liquid junction potential is negative. Means हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस तरह से सेल का सेटअप बना के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब हमको सब तरह के कंसंट्रेशन सेल पढ़ने के बाद हमको देखना है कि इनका क्या उपयोग है। एप्लीकेशंस ऑफ कंसंट्रेशन सेल देखते हैं कि क्या इनके मुख्य उपयोग हैं। सांद्रता सेल के मुख्य उपयोग हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी ऑफ आयंस, संयोजकता के निर्धारण करने में। तो संयोजकता के निर्धारण करने में हम देखते हैं वैलेंसी ऑफ आयन जैसा सेटअप है, जैसा वहाँ हम कंसंट्रेशन सेल विद ट्रांसफरेंस में देखते थे कि मरकरी मर्क्यूरस नाइट्रेट C1, साल्ट ब्रिज मर्क्यूरस नाइट्रेट C2 मरकरी, इस तरह का सेटअप है जहाँ C2 की कंसंट्रेशन C1 से अधिक है। साल्ट ब्रिज जो है वो अमोनिया नाइट्रेट का बना हुआ है। EMF ऑफ सेल बराबर हो जाता है RT अपॉन NF लॉग C2 अपॉन C1 बराबर, अगर RT अपॉन F का मान रख देते हैं तो 0.0591 अपॉन N लॉग C2 अपॉन C1। यहाँ C1 और C2 हमको मान दिया होता है प्रश्न में, और सेल को सेटअप करके सेल के EMF को ज्ञात कर लिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे N की गणना की जा सकती है। अगर हमको EMF भी ज्ञात है, C1 C2 भी ज्ञात है, तो इस समीकरण के द्वारा N जो संयोजकता है उसका मान निकाल लिया जाता है और हम जान जाते हैं कि हमारा जो विलयन यूज किया इलेक्ट्रोलाइट में उसकी सांद्रता क्या है। दूसरा उपयोग है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता और विलेयता गुणनफल की गणना करने में। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ की विलेयता किसी निश्चित ताप पर उसकी घुलनशीलता है, जो कि 1 लीटर विलयन में निश्चित ताप पर कोई विलेय घुल सकता है, उसको हम विलेयता कहते हैं। तो हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस का सेटअप करते हैं। Ag 0.01 N HNO3, साल्ट ब्रिज 0.01 N KCl सैचुरेटेड AgCl Ag, और इस प्रकार से ज्ञात करते हैं कि क्या EMF प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हमको विलेयता ज्ञात करना है, मतलब Ag प्लस N बराबर X जहाँ लिखा हुआ है वो सांद्रता ज्ञात करना है। जो एक विलयन हमको ज्ञात है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 0.01 N AgNO3, तो AgNO3 की सांद्रता 0.01 है। फार्मूला हो जाता है E बराबर 0.0591 लॉग C2 अपॉन C1, जहाँ अपन कहते थे वो है 0.01 अपॉन X। यहाँ से हमको X निकालना है और X की गणना कर लेते हैं हम। X हमारी विलेयता होती है, विलेयता गुणनफल विलेयता का स्क्वायर होता है, तो Ag प्लस इंटू CL माइनस या X इंटू X करके विलेयता गुणनफल की गणना कर सकते हैं। विलेयता गुणनफल का वर्गमूल निकालते हैं तो वो विलेयता के बराबर होता है। इसी प्रकार से तीसरा उपयोग देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट, सक्रियता गुणांक का निर्धारण करने में। सक्रियता गुणांक हम जानते हैं, सक्रियता गुणांक को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, जो कि कंसंट्रेशन इंटू एक्टिविटी के बराबर होता है। तो जो हमारा सूत्र था
RT अपॉन NF log C2 अपॉन C1, उसकी जगह हम लिख सकते हैं मोलेलिटी इंटू एक्टिविटी M2 इंटू न्यू2 अपॉन M1 इंटू न्यू1, जहाँ M1 M2 मोलेलिटी है विलियन की और न्यू2 न्यू1 एक्टिविटी कोफिशिएंट्स हैं। तो इस प्रकार से एक्टिविटी कोफिशिएंट की गणना की जा सकती है। अगर एक ज्ञात है तो दूसरे की गणना कर सकते हैं। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एप्लीकेशन है वो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, विभव मापी अनुमापन। प्रयोगशाला में भी हम इस अनुमापन को करते हैं। इस अनुमापन में विद्युत वाहक बल की गणना की जाती है। सबसे पहले हमें जो विलियन दिया जाता है जिसका अनुमापन करना होता है उसका EMF हम ज्ञात कर लेते हैं कितना है। उसके बाद टाइट्रेंट जो रहता है उस टाइट्रेंट को ऐड करते जाते हैं और साथ ही EMF में परिवर्तन को रीडिंग नोट करते जाते हैं। हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है, सडन चेंज मिलता है जिस पॉइंट पे एंड पॉइंट होता है, जैसा कि यहाँ ग्राफ दिखाया गया है। पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन। सामान्य रूप से हम अम्ल क्षार अनुमापन को ब्यूरेट पिपेट के द्वारा करते हैं। तो हम देखते हैं कि रंग परिवर्तन सूचक हमको सूचना देता है रंग परिवर्तन के द्वारा अंत बिंदु की। कई बार हम रंग परसेप्शन में, कलर परसेप्शन में मिस्टेक करते हैं, तो उसको दूर करने के लिए या यदि कलर्ड आयन मिक्सचर है तो हमको सही अंत बिंदु ज्ञात करने के लिए हम इस अनुमापन का उपयोग करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है एसिड बेस टाइट्रेशन में वाई एक्सिस में लिखा हुआ है PHR EMF ऑफ सेल, एक्स एक्सिस में लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ बेस। जैसे जैसे अल्कली ऐड करते जाते हैं विलियन का EMF का मान बढ़ता जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि तेजी से बढ़ता है मान, एकदम से जम करता है, और जो उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, जो इन्वर्शन पॉइंट होता है, उसमें हम देख रहे हैं कि हमने एक्स्ट्रापोलेट किया है, एंड पॉइंट लिखा हुआ है, वो अंत बिंदु होता है। इस तरह से आसानी से हम अंत बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। कलर बदलने की सूचना हमको जो मिलती है उसमें हमारा कलर परसेप्शन में गलती हो सकती है, गलती आ जाती है। यहाँ देख रहे हैं इसका सेटअप किस प्रकार का है कि एक ट्रफ है जिसमें कि एसिड सॉल्यूशन है। एसिड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है और एल्कली ब्यूरेट से इसमें ऐड करते जाते हैं और कैलोमल इलेक्ट्रोड ज्वाइन किया गया है इससे। कैलोमल इलेक्ट्रोड यहाँ एनोड का काम करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है, और जो EMF में परिवर्तन है वो पोटेंशियोमीटर के द्वारा हमको उसकी सूचना मिलती है और आसानी से हम इस अनुमापन को कर सकते हैं। इसी का दूसरा अनुमापन है रिडॉक्स टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। इसमें हम देख रहे हैं कि हमें जो अनुमापन करना होता है वहाँ पे इसमें एक ऑक्सीडेंट का काम करता है, एक रिडक्टेंट का काम करता है। यहाँ फेरस अमोनियम सल्फेट का टाइट्रेशन करना है। ऑक्सीडेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट की सहायता से फेरस अमोनियम सल्फेट का या फेरस सल्फेट का हमें अनुमापन करना है। फेरस सल्फेट को ट्रक में लिया गया है, इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट ऐड किया जा सकता है। एक स्टरर है जिससे कि विलियन को हिलाया जा सकता है, जिस यूनिफॉर्म जिसमें कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो सके जो भी सांद्रता है उसका। पोटेंशियोमीटर जोड़ा गया है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के द्वारा, और दूसरा कैलोमल इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उससे जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से सेल सेटअप करके चेंज होने वाली EMF की गणना करते हैं। ग्राफ दिख रहा है कि EMF वर्सेस K2CR2 प्लॉट किया गया है। यहाँ जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसमें EMF का मान टाइट्रेंट के ऐड करने के साथ घटता है और सडन डिक्रीज मिलता है जहाँ पे वो एंड पॉइंट होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ सडन इंक्रीज मिलता था एसिड बेस टाइट्रेशन में और इसमें सडन डिक्रीज मिलता है। आसानी से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन को कर सकते हैं, जो कि हम जब इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर ऐड करके करते हैं तो सही एंड पॉइंट हमको नहीं मिलता है और बहुत हमको डिफिकल्टी होती है। इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं आपको कभी लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में। एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन या पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है, तो हम देखते हैं कि अगर विभव मापन के द्वारा हम अनुमापन करते हैं तो उसे पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं। सबसे पहला उसका जो एडवांटेज है वह है कि इजीली यूज फॉर कलर्ड सॉल्यूशन। अगर रंगीन विलियन है और उसमें रंगीन और दूसरा भी कलर आ रहा है, जैसे येलो कलर का हमारा सॉल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट का है, जो एंड पॉइंट है वो लाइट ग्रीन कलर का आ रहा है। पहले शुरू में हम डालते हैं तो लाइट ग्रीन कलर होता है, उसके बाद फिर वायलेट कलर एंड पॉइंट होता है यदि हम N-फेनिलएल्थ्रानिक एसिड को यूज करते हैं। तो उन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, जहां सडन चेंज ऑफ EMF के द्वारा आसानी से अंत बिंदु का हम निर्धारण कर सकते हैं। सेकेंड है चॉइस ऑफ इंडिकेटर नॉट नीडेड। हर विलियन के लिए हमको इंडिकेटर चूज करना पड़ता है कि कौन सा इंडिकेटर इसमें परफेक्टली काम करेगा, और वो भी एक डिफिकल्ट काम है जिसकी कि यहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती है।
दिस इज यूज फॉर मिक्सचर ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। अगर हम प्रबल और दुर्बल अम्ल को मिला दें आपस में तो इस मेथड के द्वारा आसानी से 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेंगे हमको और हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि कितना उसमें प्रबल अम्ल है और कितना दुर्बल अम्ल है। फोर्थ है एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन इन गिवन मिक्सचर। यदि एक ही मिक्सचर में तीनों आयन मिला लिए जाएं तो सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इसलिए हमको 3 एंड पॉइंट मिलेंगे और हम इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे कि कितनी कंसंट्रेशन क्लोराइड की, कितनी ब्रोमाइड की, कितनी आयोडाइड की, जो अन्य किसी अनुमापन के द्वारा हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ईएमएफ मेजरमेंट के द्वारा हम कई उपयोगी अनुमापन कर सकते हैं और उसके अत्यंत उपयोग है। यदि आपको कोई डिफिकल्टी हो इसमें तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन रेज कर सकते हैं और अगले इसमें लेसन में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी जिसको कि आप सॉल्व करिएगा। थैंक यू।